हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में हम करेंगे भारत के पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी क्या होता है? कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क अगर सरकार उसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर करती है यानी कि वो पक्षियों के लिए एक विशेष प्रोटेक्टेड एरिया है। बस इतना सा है, इसमें कुछ अलग से टेक्निकल चीज़ नहीं है। इसमें भारत की सरकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या नेशनल पार्क को या किसी अन्य स्थान को भी, जरूरी नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की हो, वो कोई अन्य स्थान भी हो सकता है, उसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है। जैसे कोई झील हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है, विशेष झील या तालाब जहाँ पे पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो भारत की सरकार उसे एक पक्षी विहार डिक्लेयर कर सकती है। पक्षी विहार का मतलब बस ये है कि विचरण करने वाले जो पक्षी हैं, या अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय, उनके लिए वो एक महत्व रखता है और वहाँ पे अक्सर पक्षी देखे जाते हैं। तो ये है बर्ड सेंचुरी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले आपको मैं पक्षियों के बारे में दो चार चीज़ें बता दूं जो मुझे लगता है आपके लिए ज़रूरी हैं एक जनरली जानने के लिए। जो पक्षी होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरह के एनिमल होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड। जो छोटे एनिमल होते हैं जैसे कीड़े वगैरह, ये सब जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि बाहर का जो तापमान है उसी के हिसाब से आपके शरीर का तापमान बदल जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, पक्षियों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं या जो बर्ड्स हैं, हमारा शरीर का तापमान एक समान रहता है। जैसे अगर हमारा तापमान अंदर का 98.4 डिग्री सेल्सियस है, कुछ किताबें 98.6 लिखती हैं, लेकिन आपको याद रखना है 98.4 होता है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, 98.4 ऑफिशियल जो है वो 98.4 है। तो 98.4 अगर आपको आपका शरीर का तापमान है तो यही इतना ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, चाहे आप ठंड में चले जाइए, चाहे आप बहुत गर्म जगह पे चले जाइए। हाँ, बुखार और उन सब की बात हो रहा है, लेकिन उसमें भी बुखार में अगर तापमान बढ़ता है तो वापस आ जाता है। तो हमारा लेकिन बॉडी का अंदर का तापमान 98.4 डिग्री ही रहता है, ये समझने वाली बात है। तो उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। तो पक्षी भी यही होते हैं, पक्षियों के जो अंदर का जो तापमान होता है शरीर का वो यही रहता है, यानी कि ये वार्म ब्लडेड है। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में बाहर के तापमान के अनुसार शरीर का तापमान बदल जाता है। पक्षियों में जो फोरलिम्ब होते हैं, फोरलिम्ब मतलब आगे के पैर, तो पक्षियों में जो आगे के पैर होते हैं वो पंख बन जाते हैं, यानी विंग्स बन जाते हैं। तो पक्षियों के जो आप विंग्स देखते हैं, ये उड़ने वाले, जैसे ये तो चिड़िया है, लेकिन अगर आप देखें तो ऐसे उड़ने वाले साइड से पंख होते हैं, तो ये जो पंख होते हैं ये उनके फोरलिम्स होते हैं, यानी आगे वाले दो पैर होते हैं। और जो हाइंड लिम्स होते हैं, यानी पीछे वाले दो पैर जो होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये इनके पीछे वाले दो पैर हैं जिनसे ये वॉक करते हैं या स्विम करते हैं। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो हमारे फोरलिम्स क्या हो गए? हमारे फोरलिम्ब हो गए आगे वाले दो, यानी कि हमारे हाथ। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में हमारे फोरलिम्ब क्या है? हमारे हाथ हैं। और हमारे हाइंड लिम्स क्या हैं? एक तरह से हमारे पैर हैं। उसके बाद जो पक्षी होते हैं उनमें कोई भी स्किन ग्लैंड नहीं होता सिवाय ऑयल ग्लैंड के। ऑयल ग्लैंड को हम सिबेशियस ग्लैंड भी बोलते हैं। सिबेशियस ग्लैंड क्या होता है? देखो, हमारी जो त्वचा है वो थोड़ी सी शुष्क रहती है। तो अगर ऑयल ग्लैंड काम नहीं करेंगे तो शुष्क हो जाएगी, सूख जाएगी। तो उसको वेल लुब्रिकेटेड रखते हैं। जैसे हम मशीन में तेल डालते हैं वैसे हमारी त्वचा को भी तेल चाहिए होता है, तो वो तेल हमारी बॉडी में बनता रहता है। अगर आप मान लो अपने हाथ साबुन से 10 बार धो लोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, सफ़ेद सफ़ेद से लगेंगे। तो वो क्यों? क्योंकि सारा तेल, जो प्राकृतिक तेल हमारे बॉडी पे लगा होता है, वो चला जाता है। तो वो ऑयल निकलता रहता है हमारे शरीर से, जिसे सिबेशियस ग्लैंड करते हैं। तो पक्षियों में भी वो होते हैं। और जो पक्षी होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक मतलब, अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जब वो टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, तो वो पेशाब किस चीज़ का बना होता है? यूरिया, यानी हम यूरियोटैलिक हैं। मानव का जो पेशाब होता है वो यूरिया होता है, लेकिन पक्षियों का जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, इसीलिए इन्हें यूरिकोटैलिक बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बन जाए तो घुटनों में दर्द होगा, हमारे जोड़ों में दर्द होगा, जिसको गाउट कहा जाता है, गाउट का दर्द। तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में कम बनता है, लेकिन पक्षियों का जो पेशाब होता है वो पूरी तरह से यूरिक एसिड होता है। पक्षियों में जो जौ होते हैं, जौ मतलब जबड़ा, तो पक्षियों में जबड़े भी होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा दोनों होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। लेकिन उनमें एक चोंच होती है, यानी कि जो उनके अपर और लो जो होते हैं वो मॉडिफाई होकर बीक बना देते हैं, चोंच बना देते हैं। तो पक्षियों की चोंच कुछ नहीं है, पक्षियों का जबड़ा ही है वो, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। पक्षियों के दांत नहीं होते। पक्षियों में हड्डियां होती हैं, बिल्कुल हड्डियां होती हैं, लेकिन वो हड्डियां
अंदर से खोखली होती हैं, इन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। और ये हड्डियां अंदर से खोखली होने का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं अंदर हवा भरी है, एयर कैविटीज होती हैं, जिससे हड्डियां हल्की हो जाती हैं, तो उड़ने में मदद मिलती है। तो अगर हड्डियां मान लो पक्षियों में बहुत ज्यादा वैसी होती कठोर, तो पक्षियों का वजन उससे बढ़ जाता, उड़ने में दिक्कत होती। तो पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो होलो होती हैं और अंदर एयर कैविटीज होती हैं। पक्षियों में जो आवाज निकलती है वो एक स्पेशल ऑर्गन से निकलती है जिसको सिरिंक्स बोलते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स। तो पक्षियों में आवाज निकलती है सिरिंक्स से, और मानव में किससे निकलती है? मानव में निकलती है लैरिंक्स से। हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसे लैरिंक्स कहा जाता है, LARYNX, लैरिंक्स। पक्षी अंडे देते हैं, यानी कि ओविपेरस होते हैं, और जो मानव होता है वो विविपेरस होता है, यानी मानव जो होता है वो सीधा यंग वंस को जन्म देता है, अंडे नहीं देता। पक्षियों का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स का भी 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 एक तरह से कक्ष होते हैं हमारे हार्ट में। ये ऊपर वाले ऑरिकल हैं, लेफ्ट और राइट, और नीचे वाले वेंट्रिकल हैं, लेफ्ट और राइट। तो इसी तरह पक्षी का हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। पक्षियों में जो लाल कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल, वो न्यूक्लिएटेड ओवल और बाई कॉन्वेक्स होती हैं। तो शेप में भी फर्क है। मानव में जो आरबीसी होते हैं वो बाई कॉन्केव होते हैं, पक्षियों में वो बाई कॉन्वेक्स होते हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं पक्षियों के बारे में आपको कुछ टेक्निकल चीजें बता दूं, और 2-3 चीजें और आपको याद रखनी है पक्षियों के बारे में। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे कैसोवरी पक्षी है। कैसोवरी पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत बड़ा होता है। एमू है, एमू, डोडो, कीवी, तो ये वो पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है। यह भी आपको याद रखना है, पूछते हैं काफी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो बरेली में है। कई जानवर ऐसे होते हैं जिनको आप पक्षी समझ बैठेंगे पर वो पक्षी नहीं होते, जैसे चमगादड़। अब वो उड़ता है तो आपको लगता है वो पक्षी है, वो पक्षी नहीं है, वो मैमल है, स्तनधारी जीव है, वो याद रखिए। तो ये भी कई बार लोगों को लगता है कि जो बैट होते हैं वो पक्षी होते हैं, पक्षी नहीं होते, वो मैमल होते हैं। डॉक्टर सलीम अली जो थे वो भारत के बर्डमैन, भारत का पक्षी मानव बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली ने सबसे ज्यादा और सबसे उत्कृष्ट काम किया पक्षियों के ऊपर, अनुसंधान किया, रिसर्च किया, शोध किया सारे जीवन। और डॉक्टर सलीम अली के नाम पे भारत में राष्ट्रीय उद्यान भी है जो जम्मू कश्मीर में है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। और डॉक्टर सलीम अली के नाम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी, जो कि गोवा में है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। और डॉक्टर सलीम अली के नाम पे एक सेंटर है जिसे सैकॉन बोलते हैं, ये बहुत पॉपुलर है सैकॉन, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज। ये कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में है। इसको सैकॉन कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों की स्टडी को। जब आप पक्षियों को पढ़ते हैं एक विज्ञान की तरह, उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और याद रखिए, ये जो सलीम अली केंद्र है पक्षी विज्ञान के लिए, यहां पे भारतीय सरकार ने अभी अभी एक एवियन इंस्टीट्यूट खोला है इकोटॉक्सिकोलॉजी के लिए, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी। अभी अभी खुला है ये, यानी कि 2019 में खुला है ये एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी, यानी कि पक्षियों का जो विश्व विज्ञान होता है, विश्व विज्ञान, तो पक्षी विश्व विज्ञान केंद्र जो है वो यहीं खुला है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंस, कोयम्बटूर में। एक हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी मनाते हैं। देखिए कई पक्षी तो ऐसे हैं जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जैसे आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न जो पक्षी है वो कई हजार किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर भारत आता है और भी देश जाता है। तो इतना इतना ज्यादा प्रवासी पक्षी जो होते हैं, जिन्हें माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं। तो उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल में 2 बार मनाते हैं। एक तो मई का दूसरा शनिवार और एक अक्टूबर का दूसरा शनिवार। मई और अक्टूबर का दूसरा शनिवार हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में मनाते हैं। और एक होता है वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गोरैया दिवस या विश्व चिड़िया दिवस। ये 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और ये शुरू किया था नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने। भारत के महाराष्ट्र में एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन, नेचर फॉरएवर सोसाइटी, उसने विश्व गोरैया दिवस मनाना शुरू किया पहले, और फिर पूरी दुनिया ने उसे धीरे धीरे मनाना शुरू कर दिया। तो यहां तक अब हम क्या करेंगे, हर राज्य के जो भी पक्षी विहार हैं उनको स्टडी करेंगे, फिर मैप की प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आज। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो 4 पक्षी विहार हैं उनके नाम ये हैं। सबसे पहले है रोलापड़ू। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक। ये तो आप जानते हैं। अब वैसे हर राज्य के आप चाहें तो स्टेट बर्ड भी याद कर सकते हैं, हालांकि ये मैं उसमें कवर कराऊंगा एक अलग वीडियो में, हर राज्य के स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर वगैरह।
लेकिन आप एक मोटे तौर पे याद रखिए कि आंध्र प्रदेश में रोलापड्डू सेंचुरी जो बनाया गया, ये स्पेशली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते हैं राजस्थान का स्टेट बर्ड है और इसे गोडावन कहा जाता है राजस्थान में, तो डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में भी ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसको बचाने के लिए रोलापड्डू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो है आंध्र प्रदेश में बनाई गई, सिर्फ इसको बचाने के लिए। दूसरा है श्री लंका मल्लेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर की गई हुई है, तो यहाँ भी पक्षी काफ़ी आते हैं। इन सब में बस यही कॉमन है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के पक्षी देखे जाते हैं। वो पक्षियों की प्रजातियां कौन सी है वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि उसमें हजारों तरह के पक्षी आते हैं। कोई भी पक्षी विहार ऐसा नहीं है जहाँ पे एक या दो ही आते हैं, वहाँ पे हजारों तरह के पक्षी आते हैं, तो उनके वैज्ञानिक नाम और उनके असली नाम याद करना वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको बस ये याद रखना है किस राज्य में कौन सा पक्षी विहार है। और क्योंकि मैंने बताया कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रामसर साइट ये सब ऑलरेडी हो सकते हैं, तो वो पक्षी आते हैं तो पक्षी विहार भी हो गया, तो उसमें नाम आप देखेंगे रिपीट होंगे। कोलेरू, कोलेरू काफी इंपॉर्टेंट है। कोलेरू आप जानते हैं कि कोलेरू एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है, रामसर वेटलैंड भी है और बर्ड सेंचुरी भी है। फिर है नैलापट्टू, तो नैलापट्टू भी इंपॉर्टेंट है काफी आंध्र प्रदेश में। अब असम में बात करते हैं, तो असम में दो पक्षी विहार हैं। एक तो है बोरडोई बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी, बोरडोई बाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य। थोड़ा बहुत तो आप नाम से भी फेमिलियर अब तक हो गए होंगे, जैसे इस तरह के जो नाम होते हैं बोरदोई, बोरदोलोई या गगोई, ये सब असम की भाषा के कुछ ना कुछ आपको देख के एक आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ का नाम हो सकता है। ये उत्तर पूर्वी राज्यों का हो सकता है, दक्षिण भारत का हो सकता है। मान लीजिए कोई नाम है, मान लीजिए रामापट्टू, आप समझ जाएंगे कि दक्षिण भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत में तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपका आईक्यू भी काम करेगा, उसमें थोड़ा बहुत आपके अंदर इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए इस चीज को लेके। तो बोरदोई, बोरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी ये असम में है। पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी ये भी असम में है, पानी दिहिंग। बिहार में बात करते हैं, बिहार में 3 पक्षी विहार हैं। पहला है कुशेश्वर अस्थान, कुशेश्वर अस्थान पक्षी अभयारण्य, कुशेश्वर अस्थान। उसके बाद है सरैया मैन बर्ड सेंचुरी, सरैया मैन पक्षी अभयारण्य। और तीसरा है बरेली झील, बरेली झील पक्षी अभयारण्य, बरेली झील पक्षी अभयारण्य। उसके बाद दिल्ली में एक ही है ओखला पक्षी विहार, ओखला, वैसे इंडस्ट्रियल एरिया भी है ओखला, ओखला पक्षी अभयारण्य। गोवा, गोवा में बस एक ही है जो मैंने बताया था, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो चोराओ आइलैंड पे बना है, चोराओ आइलैंड बोलते हैं इसे, चोराओ द्वीप, तो चोराओ द्वीप सलीम अली पक्षी विहार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार में भी हमने डॉक्टर सलीम अली को सम्मानित करने के लिए जो बरेली झील है उसके आगे सलीम अली बर्ड सेंचुरी लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में अगर आए तो आप गोवा मार्क करेंगे, क्योंकि सलीम अली का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है भारत में, तो बहुत सारी चीजें उनके नाम पे हमने रखी हुई हैं। गुजरात में काफी सारी हैं गुजरात में, जिनमें सबसे फेमस तो नल सरोवर है, आपने पढ़ा होगा नल सरोवर, और नल सरोवर एक रामसर साइट भी है। फिर थोल झील, थोल झील भी गुजरात में है, नल सरोवर अहमदाबाद में है, काफी फेमस है। उसके बाद है नालिया ग्रासलैंड, नालिया ग्रासलैंड, ये एक तरह का घास के मैदान है नालिया नाम से, तो ये भी एक बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद कच्छ डेजर्ट, कच्छ रेगिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको फ्लेमिंगो सिटी भी कहा जाता है, ये भी एक बर्ड सेंचुरी है। फिर खिजाडिया लेक, खिजाडिया लेक, और पोरबंदर, पोरबंदर आप जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये एक बंदरगाह भी है पोरबंदर, तो पोरबंदर भी एक बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा में बस 2 बर्ड सेंचुरी हैं, एक तो है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी और एक है भिंडावास बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य और भिंडावास पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर एक नेशनल पार्क भी है, सुल्तानपुर और कालेसर 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। उसके बाद हिमाचल, हिमाचल में 3 हैं, एक तो पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक, दूसरा है बंदली वन्यजीव अभयारण्य, बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग डैम, बंडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद झारखंड में बस एक ही है, झारखंड में सब चीजें एक एक ही हैं, जैसे टाइगर रिजर्व भी एक था पलामू, नेशनल पार्क भी एक था बेतला, ठीक है, तो पक्षी विहार भी एक ही है यहाँ पे और वो है उधुआ लेक। तो उधुआ लेक जो है, उधुआ झील, ये एक पक्षी अभयारण्य है झारखंड में।
उसके बाद कर्नाटका। कर्नाटका तो बहुत वाइल्ड लाइफ रिच है, क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स में है। वेस्टर्न घाट पे वैसे ही बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब हैं। तो घाट प्रभा पक्षी विहार, घाट प्रभा, और ये नाम रिपीट होंगे, जैसे घाट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, तो वो आपको याद हो जाएगा। फिर रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू। उसके बाद बंकरपुर, बंकापुर पीकॉक कंजर्वेशन रिजर्व, ये मोर के लिए फेमस है। गुदेवी, गोदावी। फिर आदि चानुनागिरी, आदि चानुनागिरी। उसके बाद कोकरे, कोकरे बेल्लूर, कोकरे बेल्लूर कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व है लेकिन ये भी बर्ड सेंचुरी है, तो ये आपको याद रखनी है। रंगनाथिट्टू, कोकारे, कोकारे बेल्लूर, आदि चानुनगिरी और बंकापुर। उसके बाद केरल, केरल में कंदलुंडी पक्षी विहार, कंदलुंडी पक्षी विहार, मंगलवनम, मंगलवनम पक्षी विहार, थाटेक्कड़ या सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अब यहाँ पे भी सलीम अली लिखा है तो थाटेक्कड़ के नाम से आप याद रखिए, थाटेक्कड़ बर्ड सेंचुरी। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम। और चुलन्नुर, चुलन्नुर मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चुलन्नुर मयूर। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में एक है, वो है पिट्टी, पिट्टी जीव वन्य जीव अभ्यारण्य, पिट्टी। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में घाटी गांव, घाटी गांव। उसके बाद करेरा, करेरा। सैलाना खरमोर, सैलाना खरमोर। यहाँ पे लेसर फ्लोरिकन जो पक्षी है वो देखा जाता है ज्यादा, लेसर फ्लोरिकन। फ्लोरिकन पक्षी भी दो तरह का होता है, ग्रेटर फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन। और सरदारपुर खरमोर, ये भी लेसर फ्लोरिकन के लिए फेमस है, सरदारपुर खरमोर। तो ये मध्य प्रदेश में 4 हैं। महाराष्ट्र में फिर हम वेस्टर्न घाट्स पे आ जाते हैं। नंदुर मधमेश्वर, नंदुर मधमेश्वर एक रामसर साइट भी है, अभी अभी डिक्लेयर की गई है 2020 में, नंदुर मधमेश्वर। नायगांव मयूर, नायगांव मयूर। जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड, मयानी, मयानी। जैकवाड़ी, जैकवाड़ी बांध सुना होगा आपने, जैकवाड़ी बांध बहुत बड़ा बांध है महाराष्ट्र में, जैकवाड़ी। करनाला, करनाला, मयानी, जैकवाड़ी, नंदुर मधमेश्वर, नायगांव और जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड। नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में एक है खोनोमा, खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रगोपान सेंचुरी, खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रगोपान सेंचुरी। ओडिशा, ओडिशा में नलबन बर्ड सेंचुरी जो चिल्का लेक में है, चिल्का लेक में ही है ये नलबन बर्ड सेंचुरी, नलबन पक्षी अभ्यारण्य। पंजाब, पंजाब में हरिके लेक, हरिके वेटलैंड आप जानते हैं, रामसर साइट भी है पंजाब में। हरिके, रोपड़, कंजली, ये सारे जो वेटलैंड हैं ये रामसर साइट भी हैं पंजाब में। तो हरिके लेक बर्ड सेंचुरी, ये हरिके लेक जो है ये एक बर्ड सेंचुरी है। डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क जो है। और केवला देव, केवला देव या भरतपुर बर्ड सेंचुरी, केवला देव। उसके बाद सिक्किम में किताम, किताम पक्षी विहार, किताम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किताम। तमिलनाडु, तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट दोनों आते हैं, पश्चिम और पूर्वी घाट। तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। वेदांतंगल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदांतंगल, करिकिली, वेदांतंगल, करिकिली। वडवूर, वडवूर। पॉइंट कैलीमेर, पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। वेंटांगुड़ी, वेंटागुड़ी। तिरप्पदिमारतुर, तिरप्पादई मारातुर। अरियाकुलम, अरियाकुलम। और कुंतानकुलम, कुंतानकुलम। इसके अलावा चित्रानगुड़ी और कांजीरकुलम, चित्रानगुड़ी और कांजीरकुलम। तेलंगाना, तेलंगाना में मंजीरा बर्ड सेंचुरी है, मंजीरा बर्ड सेंचुरी। मंजीरा वैसे नदी का नाम है, और मैंने आपको पहले प्राणहिता बताई थी, वो भी नदी का नाम है। सुर सरोवर, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पे आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य। पटना, ये पटना बिहार वाला नहीं है, पटना इसका बर्ड सेंचुरी का नाम है जो यूपी में है। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो सुर सरोवर, समान, नवाबगंज, समसपुर, बखीरा,
सैंडी और पटना पक्षी अभ्यारण्य। उत्तराखंड में दो हैं, एक तो झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व, दूसरा यानी कंजर्वेशन रिजर्व, और दूसरा आसान बराज वेटलैंड सीआर यानी कंजर्वेशन रिजर्व, आसान बैराज। पश्चिम बंगाल में दो हैं, चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी, चिंतामणि कर और कुलिक बर्ड सेंचुरी। कुलिक बर्ड सेंचुरी जो आप देख सकते हैं उत्तर बंगाल में है, और चिंतामणि जो एकदम दक्षिण में है सुंदरबंस के पास। और ये जो एरिया है बंगाल का, इसे क्या बोलते हैं? महानंदा कॉरिडोर। महानंदा नदी आप जानते हैं, तो ये जो ऊपर मतलब ये हो गया एक ही नीचे बहुत बड़ा एरिया हो गया, लेकिन जो बीच का ये है इसे बोलते हैं महानंदा कॉरिडोर। और जो यहां से जाएगा मतलब सिलीगुड़ी के पास से जो असम की तरफ जाएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसे भारत में चिकन नेक भी बोलते हैं, चिकन नेक ऑफ इंडिया। तो जो भी मैंने आपको बर्ड सेंचुरी बताई उनका यहाँ पे हम देखते हैं एक बार जल्दी से। सिटी बर्ड सेंचुरी सरैया बिहार में, कुशेश्वर स्थान बिहार, बोरदोईबाम बिलमुख, पानी दिहिंग ये दोनों असम में, बरेली झील बिहार में, कोलेरू आंध्र में, नेलापट्टू आंध्र में, श्रीलंका मल्लेश्वर आंध्र में, रोलापेड्डू आंध्र में, मंजीरा तेलंगाना में, ओखला दिल्ली में। उसके बाद भिंदावास हरियाणा में, सुल्तानपुर भी हरियाणा में, किताम सिक्किम में, उधुआ झील झारखंड में, नलबन ओडिशा में, चित्रानगुड़ी कंजीराकुलम, कुंतानकुलम, अरियाकुलम ये तमिलनाडु में, चोराओ आइलैंड या डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में, नल सरोवर गुजरात, पोरबंदर गुजरात, खिजड़िया गुजरात, कच्छ गुजरात, नलिया गुजरात और थोल झील गुजरात। तो ऐसे काफी आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो पक्षी भी दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं जिनके लिए वो फेमस है। यहाँ पे जो पक्षी दिखाए गए हैं उसी के लिए फेमस है। फिर पोंग डैम हिमाचल, बंदली हिमाचल, घाटी गांव मध्य प्रदेश, सैलाना खरमोर अगेन मध्य प्रदेश, सरदारपुर खरमोर भी मध्य प्रदेश, घाट प्रभा कर्नाटका, घाट प्रभा भी एक नदी का नाम है, मालप्रभा, घाट प्रभा, बंकापुर पीकॉक कर्नाटक, गुड़ावी कर्नाटक, कोकारे बेल्लूर कर्नाटक। फिर दो और कर्नाटक में, रंगनाथिट्टू और आडी चानुना गिरी। ये जो रंगनाथिट्टू वाली है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कावेरी नदी के कुछ द्वीप है, कावेरी नदी पे आइलैंड है, बस उनको बोलते हैं रंगनाथिट्टू। ये कर्नाटक की सबसे बड़ी सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी रंगनाथिट्टू, बहुत आती है एग्जाम में। करेरा बस्टर्ड मध्य प्रदेश, और नागालैंड में खोनोम प्रकृति संरक्षण और ट्रैगोपान अभ्यारण्य नागालैंड। थोड़े थोड़े नाम डाइल्यूट होते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पहली बार सुनते हैं या नेशनल पार्क का पहली बार सुनते हैं, या आपने कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं तो आप पहली बार ही सुनेंगे, सब कुछ ही पहली बार सुनेंगे। तो क्या होगा कि एक बार वो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपने पहले टाइगर रिजर्व पढ़ा मेरे से, फिर आपने रामसर साइट पढ़ी, फिर आपने एलिफेंट रिजर्व पढ़ा, फिर कुछ और पढ़ा, तो ऐसे वो नाम धीरे धीरे डाइल्यूट होते जा रहे हैं, आपके दिमाग में छपते जा रहे हैं। कम से कम अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाए तो आप उसमें दो ऑप्शन तो निकाल पाएंगे बड़े आराम से ऑलरेडी, सिर्फ इतने में ही, एक बार सुन के ही। तो यहाँ मैप्स की वजह से बड़े आसानी से याद हो जाता है। तो आपको ये तुरंत वीडियो डाउनलोड करने हैं, ये आपको याद रखना है, और उसके बाद आप अनलिमिटेड टाइम उनको देखते रहिए। आसान बराज उत्तराखंड, झिलमिल झील उत्तराखंड। और यहाँ पे एक अच्छा तरीका ये भी है, जैसे अब उत्तराखंड आ गया तो यहाँ पे अपने आप को चैलेंज करिए कि भाई उत्तराखंड में नेशनल पार्क कौन सा है या उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो फिर आपको अपने आप जिम कॉर्बेट, राजा जी सब अपने आप याद आने लगेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व याद आने लगेंगे, आपको यहाँ नंदा देवी याद आने लगेगा, वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी याद आने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो बंगाल, जैसे बंगाल है तो यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व या सुंदरबन टाइगर रिजर्व, वो आपको ऑटोमेटिक अपने आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो चिंतामणि कर और कुलिक बर्ड सेंचुरी। फिर है चुलन्नूर पी फॉल केरला, थटेक्कड़ केरला, कुमारकोम केरला, मंगलवनम केरला, पिट्टी लक्षद्वीप में है पिट्टी। फिर कदलुंडी पक्षी, केवलादेव आप बहुत बार सुन चुके हैं, केवलादेव भरतपुर, डेजर्ट नेशनल पार्क भी एक पक्षी विहार भी है। और हरिके झील पंजाब, हरिके झील।
उसके बाद उत्तर प्रदेश की सारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी की तो हमेशा एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, समसपुर, और इनमें से बहुत सारी अभी रामसर साइट भी बनी है नई नई, जैसे समान, तो समान बर्ड सेंचुरी अभी अभी एक रामसर साइट बना है। नवाबगंज, समसपुर, बखीरा, सैंडी, समान, पटना, सुर सरोवर, ये सारी यूपी की हैं। महाराष्ट्र में नएगांव, करनाल, मयानी, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी, ये महाराष्ट्र में है, और जैकवाड़ी भी महाराष्ट्र में है, जैकवाड़ी बांध, और नंदुर मधमेश्वर जो कि रामसर साइट है, अभी भी बना है, महाराष्ट्र का पहला रामसर साइट है ये नंदुर मधमेश्वर, ये भी यहाँ पे है। उसके बाद तमिलनाडु के वडवूर, तिरुपुड़ई मरत्तूर और वेटानगुड़ी, ये हो गए तमिलनाडु के। पॉइंट कैलीमेर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये अब ब्लैक एंड व्हाइट में था और यही वो कलर में है, तो इसका आप दोबारा मैं चाहूंगा अभ्यास करें। यहाँ पे टेबल में भी जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो टेबल में भी है और स्टेट वाइज है टेबल में, तो उससे आप और आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं आज मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास कराता हूँ। ये जो पक्षी विहार है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा, जो हिंदी वाले लोग हैं वो उनको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। ये जो पक्षी विहार है, ये कावेरी नदी पे बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है, तो कावेरी नदी मान लेते हैं इसे, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। ये जो द्वीप हैं इनको मिला के बोलते हैं ये पक्षी विहार। कौन सा है? रंगानाथिट्टू, कुमारकोम, मंजीरा या प्राणहिता, तो ये है रंगानाथिट्टू, कर्नाटक का सबसे बड़ा पक्षी विहार। इनमें से कौन सा पक्षी विहार है जो रामसर साइट नहीं है? रामसर साइट नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिए, रामसर साइट नहीं है, ठीक है। केवलादेव, तो केवलादेव रामसर साइट है, बिल्कुल है, राजस्थान में भरतपुर। कोलेरू, कोलेरू भी रामसर साइट है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। चिल्का लेक, चिल्का भी जो है ये भी यहाँ पे नलबन बर्ड सेंचुरी है, तो चिल्का लेक भी एक रामसर साइट है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर हरियाणा में है और ये कोई रामसर साइट वगैरह नहीं है, ये बस नेशनल पार्क है और पक्षी विहार है। नल सरोवर अहमदाबाद में, ये भी रामसर साइट है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सुल्तानपुर। ये जो सेंचुरी है ये घोर रूप से विलुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। कौन सी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रखा जाता है। सरैया, सरैया, रोलापड्डू, केवलादेव या मयानी, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए अलग से कौन सी बनी थी स्पेशल? रोलापड्डू, तो आंसर है रोलापड्डू, आंध्र प्रदेश में बनी थी। 1985 में यह बर्ड सेंचुरी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी थी, ठीक है, क्या नाम है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है इनमें? ये तो बहुत ही आसान है, कोलेरू 1985 में बनी थी, राइट। पुलिकट, चिल्का और केवलादेव। पहले तो आप इसमें ये देखिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें कौन सा है, तो आंसर हो गया केवलादेव। केवलादेव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 1985 में ये बर्ड सेंचुरी भी बना था, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। उसके बाद पहली मैन मेड बर्ड सेंचुरी कौन सी है भारत में? मैन मेड, जिसको मानव ने बनाया है। नवाबगंज, नवाबगंज आप जानते हैं यूपी में है। ओखला, ओखला दिल्ली में है। वेदांतंगल या केवलादेव, तो आंसर है केवलादेव। केवलादेव जो है ये पहली मैन मेड बर्ड सेंचुरी है भारत में। सबसे पुराना जो पक्षी आज तक का माना जाता है वो कौन सा था? अनपसीडा, आर्कियोप्टेरिक्स, सौरोपेट्रिगिया या नियोपिलिना। देखिए सबसे पुराना जो पक्षी है आज तक का वो था आर्कियोप्टेरिक्स, उसे आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं। जो आर्कियो का मतलब ही होता है पुराना, ठीक है, आर्कियो, जिसलिए पुरातत्व जो पढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुराना पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स। और ये पक्षियों के बीच में और जो रेंगने वाले जीव हैं जिन्हें हम रेप्टाइल बोलते हैं जैसे सांप वगैरह, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स। ये सबसे पुराना पक्षी आज तक का माना जाता है। उसके बाद ये डिफिकल्ट है, ये आप कर नहीं पाओगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। एक लार्वा होता है जिसको बोलते हैं कैवाबोरस, ये इस झील में मिलता है बहुत ज्यादा, और ये लार्वा जो है ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। लार्वा जो होता है, वैसे इंसेक्ट जब छोटा होता है तो हम उसे लार्वा बोल देते हैं, जो कीड़ा होता है जब वो बिल्कुल छोटा होता है तो हम उसे लार्वा बोल देते हैं। तो ये जो कैवाबोरस लार्वा मिलता है ये बैक्टीरिया को मारता है इस झील के पानी में। तो इस झील का पानी इस वजह से बहुत साफ हो जाता है कैवाबोरस की वजह से। कौन सी झील की बात हो रही है जहां पे कैवाबोरस लार्वा मिलता है? तो ये झील है सस्थमकोट्टा झील, जो कि केरल में है, सस्थमकोट्टा झील। भारत के 57% जो मैंग्रोव्स हैं वो किस तरफ मिलते हैं? यानी पूर्वी कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे, अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में? तो भारत के 57% जो मैंग्रोव्स हैं वो पूर्वी तट पे मिलते हैं। वैसे भी आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, आपको पता है सबसे बड़े मैंग्रोव सुंदरबन है, तो सुंदरबन फिर वो कहाँ है? पूर्वी तट पे, बंगाल में। गल्फ ऑफ मन्नार, ये यहाँ पे कौन सा आपको एंडेंजर्ड एनिमल मिलेगा?
इसके लिए मुख्य आवास है ये। गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु की बात हो रही है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये किसके लिए है? डॉल्फिन, घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल या एस्टुराइन क्रोकोडाइल या डुजोंग। तो गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क डुजोंग के लिए फेमस है। डुजोंग जिसको क्या बोलते हैं? सी काउ बोलते हैं। इनमें से भीतरकनिका के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भीतरकनिका के बारे में, ठीक है। पहला, ये घड़ियाल क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है, यहाँ पे घड़ियाल क्रोकोडाइल मिलता है। दूसरा, यहाँ पे जो ओलिव रिडली टर्टल होते हैं वो अंडे देते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं। मास नेस्टिंग मतलब लाखों की संख्या में ओलिव रिडली कछुए जो हैं वो अंडे देते हैं। तीसरा, मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे। या चौथा, ये एक रामसर साइट है। देखो नीचे से शुरू करते हैं। क्या भीतरकनिका एक नेशनल रामसर साइट है, रामसर वेटलैंड है? बिल्कुल है, ये तो ठीक है। मैंग्रोव मिलते हैं, यस, भीतरकनिका मैंग्रोव्स के लिए बहुत फेमस है, मैंग्रोव है यहाँ पे। ऑलिव रिडली टर्टल के अंडे देते हैं यहाँ पे। तो भीतरकनिका जो है इसी का पार्ट है गहिरमठ बीच, तो गहिरमठ बीच पे देते हैं, तो हाँ ये भी ठीक है। घड़ियाल मिलता है यहाँ? घड़ियाल नहीं मिलता, तो आंसर ए गलत है। घड़ियाल वाला मगरमच्छ नहीं मिलता यहाँ पे, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है। दूसरे तरह का मगरमच्छ मिलता है जिसे हम सॉल्ट वाटर या एस्ट्यूराइन क्रोकोडाइल बोलते हैं, वो मिलता है। घड़ियाल यहाँ नहीं मिलता, तो ऑप्शन ए गलत है इसमें। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसमें कोई रामसर साइट नहीं है? ओके, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तो है नंदुर मदमेश्वर, अभी अभी बना है, महाराष्ट्र का पहला रामसर साइट है। गुजरात, गुजरात में भी है नल सरोवर, अहमदाबाद में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी है पॉइंट कैलीमेर, एक ही है, सब में एक एक ही है। नन तो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, सबके पास है। महाराष्ट्र के पास भी एक है नंदुर मदमेश्वर, गुजरात के पास है नल सरोवर, तमिलनाडु के पास है पॉइंट कैलीमेर, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऐसा झील है या ताल है या तालाब है जो 1975 में बना था, इसमें ब्यास नदी का पानी आता है? देखते हैं, पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका झील या नांगल झील। देखो भाखड़ा नांगल जी, नांगल लेक जो है आप जानते हैं, ये इसमें सतलुज का पानी है, सतलुज पे बना हुआ है ये। रेणुका झील जो है वैसे तो हिमाचल में है और ये इसमें कोई ऐसा कोई विशेष किसी का पानी नहीं है। मैंने आपको बताया था भगवान परशुराम जो है उनका जन्म यहाँ पे हुआ था रेणुका झील में, इनकी मदर का नाम रेणुका था। सतलुज नदी के पास है, जब आप रेणुका झील पे खड़े होते हैं तो वहां से सतलुज नदी दिखती है। चंद्रताल में चंद्र नदी का पानी है जो कि चेनाब की सहायक नदी है, तो आंसर हो गया ए पोंग डैम। जो पोंग डैम झील है हिमाचल में, इसमें ब्यास का पानी है, तो आंसर है ए। सो ये था हमारा वीडियो बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी आपको कराए मैंने। क्वेश्चन जब करते हैं तो हमेशा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। और क्वेश्चन तो कितने भी बनाए जा सकते हैं, वो तो मैं कुछ भी, ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने इधर उधर करके बना दिए, कुछ वैसे बना दिए, कुछ पुराने पेपर से देख लिए, वरना मैं ऐसे भी बना सकता था। इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, लेकिन रामसर साइट नहीं है। या मैं ऐसे बना सकता था, इनमें कौन सा टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, लेकिन रामसर साइट नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लेकिन एलिफेंट रिजर्व नहीं है। या इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंट रिजर्व है, अगर है तो या इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं है। तो किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं। आपको एक बार याद हो गए तो फिर बड़ी आसानी से, ठीक है। और आप राज्य जो है अपने नोट्स बनाइए, घर में मैप रखिए, नक्शे रखिए। नक्शों के अंदर मान लीजिए राजस्थान है तो आप राजस्थान में मार्क करते जाइए। यहाँ पे आप टाइगर रिजर्व भी लिख लीजिए। फिर अगर टाइगर रिजर्व कोई है और वो नेशनल पार्क है तो वो भी लिख लीजिए। और वहीं की वहीं, जैसे रणथंबोर है मान लो तो, या मुकुंदरा हिल्स है, या राजस्थान में सरिस्का है, केवलादेव है, जो भी है, तो उसके ऊपर वही लिख लीजिए कि ये भी है, तो वो एक आसान आप, और आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी उससे। तो ये हमारा बर्ड सेंचुरी का वीडियो था। होप आपने नया सीखा होगा कुछ। मैंने कोशिश की कि बर्ड सेंचुरी जैसे टॉपिक को भी मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं, क्योंकि इसमें तो बेसिकली आपको नाम याद रखने हैं। और अब हमारा वाइल्ड लाइफ पूरा खत्म है, बस एक टॉपिक बचा और वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जानते हैं बहुत सारी हैं, तो उनको हम करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। याद रखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम सारी नहीं करेंगे, 550 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आप पागल हो जाएंगे याद करते करते। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगेगा, अब जैसे 550 में 100 तो अंडमान निकोबार में ही है और वो कभी नहीं आएंगे एग्जाम में। जो अंडमान निकोबार में 100 है, सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में, वो कभी नहीं है, उनको छोड़ सकते हैं हम। तो इस तरह से अब मैं अपना विवेक यूज करूंगा, अपनी बुद्धि यूज करूंगा, अपना 6 साल का एक्सपीरियंस करंट अफेयर्स पढ़ाने में यूज करूंगा, स्ट्रेटेजी के पढ़ाने में यूज करूंगा, और उसी के हिसाब से मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला वीडियो बनाऊंगा। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा भारत के बंदरगाह, मुख्य बंदरगाह, भारत के और छोटे बंदरगाह, दोनों उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।